बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स में कुछ एक्सियम्स होते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम प्रूव तो नहीं डिराइव तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है। तो इसको हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि पोस्टुलेट्स आर एक्सियम्स आर स्टेटमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट दे कैन बी प्रूव टू बी करेक्ट। डिराइव इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट थे। एक ये था कि जो फिजिकल लॉज होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। किसी भी इनर्शियल फ्रेम में आप इसको अप्लाई करेंगे तो इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम आएंगे। और दूसरा जो पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पीड अप्लाइड है दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, चाहे ऑब्जर्वर मोशन में हो चाहे सोर्स मोशन में हो। ठीक है, लेकिन अगर स्पेस में हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ही दो पोस्टुलेट्स है जिन पे आप लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो पूरी बुनियाद है वो रखी हुई है। और इससे आप टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप इससे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसी तरह के कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम स्टेट करके बाकी जो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये करेक्ट है। इसको हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, तो जो पहला पोस्टुलेट है इसको लेट से हम कंसिडर करते हैं पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 लेट से इसको हम कंसिडर करते हैं। तो पहले पोस्टुलेट में क्वांटम मैकेनिक्स में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो ये है कि द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। यानी इसमें वेव फंक्शन के हवाले से बात हो रही है। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम is represented by इसको वेव फंक्शन भी कहते हैं या स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। स्टेट फंक्शन या इसको वेव फंक्शन भी कहते हैं। वेव फंक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर से जिसको साई बोलते हैं। इसमें जो पी है ये साइलेंट है। ठीक है, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ साई आर टी। यानी यहाँ पे ये जो साई है ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक्स, वाई और जी में, और इसके साथ साथ टाइम पे भी ये डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वेव फंक्शन है साई, इससे हम किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज दिस स्टेट फंक्शन साई, ये क्या है असल में? तो ये जो साई होता है ये एक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। व्हाट इज दिस साई इज सोल्यूशन है। किस चीज का सोल्यूशन है? ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं क्या? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है? वो इस तरह हम लिखते हैं -h² डिवाइड बाय 2m d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। तो इस इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। लेट्स से यहाँ पे x पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, लेट्स से t पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा e⁻⁰ या इस तरह आएगा a cos ऑफ kx प्लस b sin ऑफ kx। कुछ भी सोल्यूशन आ सकता है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे कि किस किस्म के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साई क्या है? साई जो है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है, ये रियल नहीं होता। ठीक है, और ये कहाँ से आता है? ये एक इक्वेशन का सोल्यूशन है। किस इक्वेशन का सोल्यूशन है? इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें साई मिलेगा। क्या मिलेगा? साई। लेकिन ये जो साई होता है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता और इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसका अपना कोई फिजिकल
मीनिंग नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग। मतलब ये किसी पोजीशन को या मोमेंटम को या एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि क्या है, ये एक मीनिंगलेस चीज है। अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में दे दूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ने इस तरह की सिचुएशन पढ़ी है, तो आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। इस तरह का हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता था, लेट्स से d2x डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन था। और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता था वो लेट्स से इस तरह होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, या कुछ और तरह का होता था। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये क्या है, असल में ये पोजीशन है। क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन हमें क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है। अब अगर हम किसी भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इसका पोजीशन हमें नाउन हो, तो हम इसकी वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, हम इसकी एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, हम इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये टाइम इवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है। क्या, टाइम इवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है कि अगर आपको किसी पार्टिकल का प्रेजेंट पता है, इसका पोजीशन है, इसका मोमेंटम है, कुछ भी क्वांटिटी है, तो आप इसके फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप इसके पास्ट के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब अगर एक टाइम पे आपको इस किसी पार्टिकल का पोजीशन नोन है, तो दूसरे टाइम पे फ्यूचर में या पास्ट में आप इसका पोजीशन जो है, वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी एक टाइम इवोल्यूशन वाला इक्वेशन है, ये भी किसी सिस्टम का टाइम इवोल्यूशन देता है हमें। यानी अगर हम किसी पार्टिकल के स्टेट के बारे में, हम किसी भी पार्टिकल के स्टेट के बारे में जानते हो, लेट्स से इनिशियली अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें किसी भी पार्टिकल x इसका पता है, फॉर एग्जांपल इसका लेट्स से जो स्टेट है वो लेट्स से a है, तो हम फ्यूचर में इसके जो पार्टिकल है इसके स्टेट के बारे में हम बता सकते हैं, यानी साई एक्स टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका स्टेट क्या होगा, किस स्टेट में ये पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम अगर किसी भी पार्टिकल के बारे में इसके स्टेट के बारे में जानते हैं प्रेजेंट में, तो हम इसके जो फ्यूचर है उसके बारे में हम जान सकते हैं, उसके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्या होता है, या सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम जो है कोई भी पार्टिकल जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। यानी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं, हम एक प्रोटॉन को, एटम को या मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक पार्टिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये एक प्रोटॉन हो सकता है, ये एक एटम हो सकता है, ये हमारा सिस्टम होगा। तो जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको हम कहते हैं सिस्टम, इसको कहते हैं। और इसका जो स्टेट है वो हमें इस साइज से पता चलेगा कि x इक्वल टू लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे ये किस स्टेट में है, और t इज इक्वल टू t में लेट्स से कुछ टाइम के बाद ये किस स्टेट में ये मौजूद होगा। तो ये जो स्टेट फंक्शन है या वेव फंक्शन है किसी भी पार्टिकल के स्टेट के बारे में हमें बताता है। अब इसकी अपनी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, तो इसको हम कैसे काम में ला सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम ये चीज कैलकुलेट करें, साई लेट्स से एक्स टी एब्सोल्यूट स्क्वायर, और ये बराबर होता है साई एक्स टी, इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय साई एक्स टी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको कहते हैं क्या, ये क्या है हमारे पास, ये मैक्स बोर्न का अप्रोक्सीमेशन है। क्या है, मैक्स बोर्न साइंटिस्ट का नाम है, उनकी अप्रोक्सीमेशन है। उनके मुताबिक ये जो एब्सोल्यूट स्क्वायर है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा द probability of finding the particle, of finding the particle at position let's say x and time t। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप किसी पार्टिकल को फाइंड करना चाहते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये चीज हमें उस पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। मतलब साई की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन साई एब्सोल्यूट स्क्वायर जो है इसकी फिजिकल मीनिंग है
ये किसी पार्टिकल के पोजीशन प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब अगर हम ये चीज़ जान लेते हैं तो इससे हम मज़ीद भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मतलब हम किसी पार्टिकल का पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लेट से साई हमें हमें साई गिवन हो, लेट से साई एक्स टी हमें गिवन है, लेट से कोई भी इसकी वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन हम मालूम कर सकते हैं। पोजीशन कैसे मालूम करें? पोजीशन इस तरह मालूम करेंगे, एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू साई स्टार एक्स साई। ठीक है, डी एक्स लेट से अगर सिर्फ एलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन कर रही है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इस चीज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है? द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको 100% एश्योर होते हैं आपके किसी पार्टिकल का पोजीशन, लेट से x इज इक्वल टू 2 मीटर है, x इज इक्वल टू 1 मीटर है, x इज इक्वल टू 0 पे है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि किसी पार्टिकल का पोजीशन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करते हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली ये पार्टिकल इस पोजीशन पे लोकेट हो सकता है, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसी तरह मोमेंटम की भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साई स्टार एक्स और साई और डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इसी तरह आप एनर्जी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें साई गिवन हो तो हम इसका क्या लेते हैं, इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। कम्प्लेक्स कंजुगेट किस तरह लेते हैं? क्योंकि साई एक कम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल साई को हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आयोटा जो है कम्प्लेक्स नंबर होता है और आयोटा जो है वो बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट के, या आयोटा स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूँ तो ये बराबर होगा a माइनस आयोटा b। सो दिस इज व्हाट साई, और ये क्या है, ये इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है। ठीक है, तो जब कम्प्लेक्स कंजुगेट हम लेते हैं तो क्या होता है, ये आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाता है। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लेट से किसी पार्टिकल का पोजीशन हमारे स्टेट फंक्शन ये है e टू द पावर आयोटा के एक्स है, तो अगर मैं x का माइनस आयोटा के एक्स है, अगर इसका मैं कम्प्लेक्स कंजुगेट लेता हूँ तो ये बराबर होगा e टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स के बराबर होगा। या अगर साई बराबर है लेट से a e टू द पावर आयोटा के एक्स के बराबर है, तो साई स्टार जो है वो बराबर होगा a e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये साई रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है, और इस कम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब है जो माइनस आयोटा वाला टर्म है, इसका मतलब है कि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल लेट से अगर पार्टिकल को आप किसी भी फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट आप लेते हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी जो होती है हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, साई स्टार साई लेट से अगर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो साई साई स्टार साई डी एक्स इंटीग्रल लेट से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। इस 1 का मतलब है 100%, यानी यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल जो है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मौजूद हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसको 3 डायमेंशन में अप्लाई करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि साई स्टार साई डी एक्स नहीं बल्कि यहाँ पे डी टाउ हम लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1, यानी इस वॉल्यूम में 100% प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे किसी पॉइंट पे मौजूद होगा। 100% प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसको लोकेट कर सकते हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, पोस्टुलेट नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको ऑब्जर्वेबल कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स physical quantities, physical measurable quantities, measurable quantities are represented by observables, या इसको ऑपरेटर्स भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स पे ऑपरेटर्स कहते हैं। देखिए क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास वो होता है, पोजीशन होता है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, या इस तरह की और कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से, ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम मैं पोजीशन का ऑपरेटर मालूम करना के बारे में बात करूँ तो पोजीशन ऑपरेटर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम ऑपरेटर इस तरह है, होता है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल से एक्स के बराबर होता है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी ऑपरेटर जो है वो बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल टी के बराबर होते हैं। इसको कहते हैं ऑपरेटर्स कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। फिर क्लासिकल फिजिक्स में हम इसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑपरेटर से। मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर इसको कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की मिसाल ऐसी है, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो ऑपरेटर की मिसाल ऐसी है जैसी कोई मशीन होती है, और मशीन क्या करता है, मशीन को आप कुछ इनपुट देते हैं तो आपको वो क्या देता है, आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन है, लेट्स से किसी आर्टिकुलेट से मशीन है, तो यहाँ पे आप क्या देते हैं, आप इनपुट में कुछ गंदम देते हैं और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आउटपुट आटा आपको मिलता है। तो क्या है, आपने कुछ इनपुट दिया है और आपको आउटपुट मिल रहा है। ये मशीन क्या ये काम करता है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर जो है यही काम करता है। इसको आप कुछ इनपुट देते ही आपको कुछ आउटपुट देता है। अगर मैं सिंपली समझाऊँ आपको ऑपरेटर के बारे में एक और एग्जाम्पल से, तो ये है, लेट्स से आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के बारे में। आप लोगों ने पता, डेरिवेटिव ये भी एक ऑपरेटर है और इंटीग्रेशन ये भी एक ऑपरेटर है। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई फंक्शन x है, ठीक है, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको इंटीग्रेट करते हो, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, इस ऑपरेटर को आपने क्या दिया है, x आपने दिया है इनपुट, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, यानी अगर आप x को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आपको देखिए आपने इनपुट में दिया है x और आउटपुट में आपको मिला है क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आपको मिला है। इसी तरह डेरिवेटिव भी एक ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x टू द पावर 3, ये हमारे पास एक फंक्शन है हमें मिला है और हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इनपुट में हमें क्या मिला है, एक्स क्यूब मिला है। अब इसको हम डेरिवेटिव इसका अगर ले ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर, ये आउटपुट में आपको मिला है। डी बाई डी एक्स यानी जो डेरिवेटिव है, और इसी तरह ये इंटीग्रल, ये ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसी तरह सॉरी मैथमेटिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, आप इसको किसी भी स्टेट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, और इससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लेट से हमारे पास कोई वेव फंक्शन है साई, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेट से ए हमारे पास कोई ऑपरेटर है और इसको मैं वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करता हूँ और उससे इससे मुझे रिजल्ट मिलता है, लेट से इस किस्म का रिजल्ट मिलता है। तो ये जो इक्वेशन होता है इसको कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है। ठीक है, अब ये ए क्या है, ये ऑपरेटर है, ये एक मशीन का काम दे रहा है, यानी ये जो मशीन है इसको आपने दिया है क्या, साई दिया है आपने इसको यहाँ पे इनपुट के में। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या मिला है, ए स्मॉल ए साई, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या है, आइगन वैल्यू इसको कहते हैं, और ये क्या है, ये तो स्टेट है इस सिस्टम का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, आइगन वैल्यू है, और साई क्या है, ये स्टेट फंक्शन है या वेव फंक्शन है। अब इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, तो फिजिकल मीनिंग इसका ये है, फिजिकल मीनिंग इसका ये है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टिकल का पोजीशन मालूम करना चाहते हो, मोमेंटम मालूम करना चाहते हो, एनर्जी मालूम करना चाहते हो, तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आपने लेट से कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपको पोजीशन मिल गया लेट से 2 मीटर या 3 मीटर, या आपको मोमेंटम मिल गया लेट से 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम मिल गया है एक्सपेरिमेंट से। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आपको इस पार्टिकल का पोजीशन मिला या मोमेंटम मिला। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमने किया,
इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इस आइगन वैल्यू इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, स्टेट इस ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर दिया, यानी फिजिकल हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकली हम कहते हैं कि हमने इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दिया है। यानी जिस जो पार्टिकल था जिसका मास m था, v वेलोसिटी के साथ वो मोशन में था, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक क्योंकि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होता है, इस वेव को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस ऑपरेटर को इस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन था इस पे ऑपरेट कर दिया है, और इससे आपको रिजल्ट मिल गया है। रिजल्ट क्या मिल गया है आपको, इसका पोजीशन मिल गया है या मोमेंटम। तो इस पोजीशन या मोमेंटम को हम स्मॉल से ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कोई रियल क्वांटिटी होगी, यानी मोमेंटम होगा या कोई पोजीशन होगा या एनर्जी होगी, ठीक है। और ये साई क्या है, ये इसका स्टेट है, यानी पार्टिकल पहले भी मौजूद था, एक्सपेरिमेंट से पहले भी और एक्सपेरिमेंट के बाद भी पार्टिकल मौजूद है। लेकिन आपको क्या मिला, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपको इसका पोजीशन मिल गया है या इसका मोमेंटम मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है इसको इसके साथ इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो ऑब्जर्वेबल होता है इसको ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे, ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर होगा जब इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, और ये जो रिजल्ट होगा इससे हमें क्या मिलेगी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो आपको लेट से आइगन वैल्यू मिल गई है, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, लेट से ये जो ऑपरेटर है, लेट से पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है, लेट से x से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, तो इसको लेट से हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दोनों ऑपरेटर होंगे ये लीनियर होंगे ऑपरेटर्स होंगे, और दूसरी बात इसमें ये होगी कि ये हर्मिशियन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, लीनियर भी होंगे और हर्मिशियन भी होंगे। अब लीनियर का क्या मतलब है और हर्मिशियन का क्या मतलब है। लीनियर का मतलब ये है कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा कि ये डी ब्रोगली साहब ने उन्होंने कहा था कि एक पार्टिकल जो मोशन में है वी वेलोसिटी के साथ जिसका मास m है उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट है, क्या है, सिंगल वेव एसोसिएट है। लेकिन हमने जब इस सिंगल वेव की वेलोसिटी मालूम की जिसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं, वो पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर नहीं आई। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए श्रोडिंगर साहब ने कहा कि जो पार्टिकल मोशन में होता है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, इसके साथ एक सिंगल वेव नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, क्या है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है, मतलब ये वेव एसोसिएट है, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, ये भी वेव है, ठीक है। और ये वेव क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, ठीक है। तो जब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, कुछ पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे मिलेगा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे पार्टिकल मौजूद है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे क्या है, मिनिमम या जीरो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे मौजूद है पार्टिकल की, ठीक है। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसको क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये लीनियर प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी अगर लेट से हमारे पास ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है लेट सपोज, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये जो सिचुएशन है इसको हम लीनियर ऑपरेटर से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि लेट से ए साई जो है ये बराबर होगा लेट से a1 psi 1 प्लस a2 psi 2 प्लस a3 psi 3 एंड सो ऑन, इस तरह होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ये जो ऑपरेटर्स है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है सुपरपोज करेंगे एक दूसरे के साथ और इसमें से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और जहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वहाँ पे हमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो लीनियर जो ऑपरेटर्स होंगे इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लीनियर होंगे, यानी ये इस अलजेब्रिक इक्वेशन को ओबे करेंगे। अब हर्मिशियन का क्या मतलब है,
हर्मिशन का मतलब ये है कि ये जो फिजिकल ये जो ऑपरेटर है, हमें इससे जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, वो रियल होगी। रियल का मतलब ये है कि अगर से पोजीशन ऑपरेटर है आप इसके पास, तो इसका आप अगर कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो यही वही पोजीशन के बराबर होगा। अगर मोमेंटम ऑपरेटर है, इसका आप कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये यही मोमेंटम के बराबर होगा। अगर एनर्जी ऑपरेटर है, इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट होगे तो लेंगे तो ये यही एनर्जी ऑपरेटर के बराबर होगा। इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। तो इस हर्मिशन का मतलब है कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है दे आर रियल, यानी पोजीशन जो है वो भी रियल है, जो मोमेंटम है वो भी रियल है, जो एनर्जी है वो भी रियल है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी रियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे लीनियर भी होंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेंगे, और हर्मिशन भी होंगे, यानी इनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो रियल होगी। रियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमें मिलेगी, रियल वैल्यू ऑफ पोजीशन हमें मिलेगी, रियल वैल्यू ऑफ एनर्जी भी हमें मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से बात की थी, और इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने पहले 2 पोस्टुलेट्स के हवाले से बात की थी, आज हम थर्ड पोस्टुलेट्स के हवाले से बात करेंगे। जो थर्ड पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स में का, ये मेजरमेंट के हवाले से है। यानी फिजिक्स में प्रैक्टिकली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करते हैं तो इसका हमें एक रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल है कोई सिस्टम है जिसका मास m है, कोई पार्टिकल है और v वेलोसिटी से मोशन में है, इस पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसका या तो हम पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, या इसका मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं, या इसकी एनर्जी मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में इसका हमें एक रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन है लेट्स से 2 सेंटीमीटर अलोंग लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या इसका जो मोमेंटम है अलोंग एक्सिस लेट्स से है वो 2 kg मीटर पर सेकंड, जो भी है कोई रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस किस्म का या इस किस्म का रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हमें मिल जाता है जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी। तो जब भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो इसको एक इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस इक्वेशन का नाम है आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। लेट्स से ए कोई भी ऑपरेटर है जिसको हम किसी स्टेट साई पे ऑपरेट करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है स्मॉल ए विद साई, इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, ये कोई भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन्स ये या तो पोजीशन ऑपरेटर होगा, या मोमेंटम ऑपरेटर होगा, या एनर्जी ऑपरेटर होगा, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, जबकि साई क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो किस स्टेट में मौजूद है मेजरमेंट से पहले। ठीक है ना, और ये जो स्मॉल ए की वैल्यू है इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। ये क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है, और ये एक रियल क्वांटिटी होगी, मतलब यहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, यानी आपने पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपको इसकी पोजीशन मिल गई, मोमेंटम मिल गई, कुछ भी मिल गया, तो ये जो मोमेंटम है या इसकी जो एनर्जी है या इसका जो पोजीशन है, इसको हम इस स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिजल्ट है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का जो भी हमें रिजल्ट मिला है, पोजीशन का, मोमेंटम का, कुछ भी है, और ये इक्वेशन, ये स्टेट है इस सिस्टम का। ठीक है, यानी मेजरमेंट से पहले भी इस स्टेट में ये पार्टिकल मौजूद था, मेजरमेंट के बाद भी इस स्टेट में मौजूद है। लेकिन जब हमने इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी ऑपरेटर हमने इस पे परफॉर्म किया, अप्लाई किया इस स्टेट पे, तो हमें रिजल्ट मिला है स्मॉल ए। इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फंक्शन होगा, ये जो स्टेट होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड वो फंक्शन होता है जो किसी भी रियल फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो ये किसी रियल फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए इस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। और ये जो वेव फंक्शन है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू साई समेशन आई फ्रॉम 1 टू लेट्स से इन्फिनिटी सी आई साई आई। इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लीनियर कम्बिनेशन इसको कहते हैं। मतलब ये है कि आप जब भी पार्टिकल पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक जो पार्टिकल होता है इसको एक वेव पैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक पार्टिकल के साथ तो कई वेव एसोसिएट है, सिंगल वेव एसोसिएट नहीं है।
तो जब ये वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हम इसको कहते हैं कि इनके दरमियान ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई ओबे करेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आप इस साई को इस तरह भी लिख सकते हैं, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये जो सिंगल वेव है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेंगे। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फाइंड करने की, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होती है किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट जो होता है उसमें हम जनरली क्या करते हैं, इसमें हम मेजरमेंट के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, अब पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है? पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 जो होता है इसमें हम किसी भी जो कोई भी फंक्शन होता है हमारे पास, तो इस पे हम जब भी कोई अप्लाई करते हैं किसी ऑपरेटर को तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता है और इस पे हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं लेट्स से, ठीक है ना, तो हमें ये रिजल्ट मिलता था। अब ये जो फंक्शन है इसको नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए ताकि ये एक रियल फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करते हैं, तो इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी पार्टिकल है ये मोशन में है, लेट्स सपोज वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, हम इसका पोजीशन मोमेंटम वगैरह कुछ मालूम करना चाहते हैं, तो इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस तरह लिखते हैं, एक्स एक्सपेक्टेशन रिजल्ट है इसका, और ये बराबर होगा साई स्टार एक्स और साई के बराबर होगा। इस तरीके से हम इस पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में जब भी आप किसी पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या v इक्वल टू 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाता है आपको, एब्सोल्यूट यानी एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम एग्जैक्ट किसी पार्टिकल का पोजीशन बता नहीं सकते, बल्कि हम इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट, आपने किसी पार्टिकल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है, आपको बहुत से रिजल्ट मिले हैं, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। क्या है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन इज नोन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसी तरह आप मोमेंटम की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साई स्टार और फिर P होगा ऑपरेटर और इसके बाद साई और डी एक्स। ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है ये बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, अगर पार्टिकल ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन में है। अगर y में है तो फिर d बाई डी वाई होगा, और z है तो d बाई डी जेड होगा, और अगर 3 डायमेंशन में है तो d बाई डी आर लिखेंगे, फिर यहाँ पे डी एक्स या डी वाई पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है, मोमेंटम है या एनर्जी है वगैरह है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट के हवाले से। तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, पोस्टुलेट नंबर 5, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह ये जो फंक्शन होता है ये टाइम के साथ इवॉल्व करता रहता है। ठीक है, ये जो फंक्शन होगा, द वेव फंक्शन साई जो होता है, लेट्स से ये किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या करता है, इवॉल्व्स विथ टाइम। इवॉल्व्स विथ टाइम का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल, ये जो वेव फंक्शन है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता, और ये एक इक्वेशन को ओबे करेगा। क्या करेगा? इक्वेशन को ओबे करेगा। और ये कौन सी इक्वेशन है? इस इक्वेशन को हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको कहते हैं। यानी इस इक्वेशन को ये ओबे करेगा, एच साई इज इक्वल टू ई
साई, यही वही आइगन वैल्यू इक्वेशन है। एच जो है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को जब हम इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा एनर्जी की। ये आइगन वैल्यू है, मतलब इस पार्टिकल की एनर्जी है, और ये वही वेव फंक्शन है जो हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही वेव फंक्शन है। ठीक, और इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि जब एच लेट से अप्लाई होगा साई पे लेट सपोज, और ये फंक्शन है एक्स और टी का, तो हमें रिजल्ट मिलेगा आयोटा एच कट पार्शल और पार्शल टी, और ये क्या है हमारे पास साई एक्स टी। तो डी बाई डी टी आप साई एक्स टी का मतलब ये है कि ये जो वेव फंक्शन है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेव फंक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये श्रोडिंगर की जो है ना टर्मिनोलॉजी है। किसकी? श्रोडिंगर साहब की टर्मिनोलॉजी ये है कि वेव फंक्शन जो है टाइम के साथ चेंज होता रहता है जबकि ऑपरेटर फिक्स होता है। श्रोडिंगर साहब कहते हैं, श्रोडिंगर पिक्चर भी इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। श्रोडिंगर वाली पिक्चर क्या है कि जो वेव फंक्शन होगा ये चेंज होता रहेगा, ये टाइम के साथ इवॉल्व करता रहेगा, लेकिन ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा? ये फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन बाकी जो साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइजेनबर्ग की बात करें, हाइजेनबर्ग की बात करें तो हाइजेनबर्ग साहब ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेटर, ये जो फंक्शन होता है ये फिक्स्ड होता है, यानी इसमें वक्त के साथ चेंज नहीं आता, जबकि ये ऑपरेटर जो होता है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो दो पिक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के, एक श्रोडिंगर वाला पिक्चर जिसमें साई जो है वो चेंज होता रहता है लेकिन ऑपरेटर जो है वो फिक्स रहता है। दूसरी पिक्चर जो है इसको हाइजेनबर्ग पिक्चर कहते हैं, इसमें जो फंक्शन है वो फिक्स है लेकिन जो ऑपरेटर है वो चेंज होता रहता है। एक और भी पिक्चर है जिसको हम डेराक कहते हैं, यानी डेराक वाली टर्मिनोलॉजी क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है। डेराक के मुताबिक दोनों चेंज होते रहते हैं, वे फंक्शन भी चेंज होता रहता है और ये जो ऑपरेटर है ये भी वक्त के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 5 पोस्टुलेट्स आप क्वांटम मैकेनिक्स के, और इन पोस्टुलेट को के बेस पे हम मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ है क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी सिस्टम की, उसको हम डिराइव कर सकते हैं, इसकी मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से।